वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग तत्वों के धातु निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम ये लेसन हम लोग पढ़ रहे थे। मेटलर्जी का सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और मेटलर्जी के सेक्शन में हम लोग इसकी कंप्लीट थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम जिस सेगमेंट की बात पिछले वीडियो से करने लगे हैं उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी हुई है तो ये सारी क्वेश्चंस आपको करने में मज़ा आने वाला है। मैं इससे पहले देखो 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा हो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो में भी लगभग 8 क्वेश्चन लूँगा और कोशिश करूंगा कि मैं उन 8 क्वेश्चनों के आंसर आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। जो मैंने पढ़ाया है वही लगाऊंगा। तो जिन भी बच्चों ने आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि प्लेलिस्ट में ये दो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, और ये दूसरा चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बिल्कुल क्रम में लगी हुई है। जैसा आपको टाइम मिलता है आप उस वीडियोज़ को क्रम से देख लें और देखने के बाद नोट्स बना लें और नोट्स बनाने के बाद फिर आप उस नोट्स को एक बार पढ़ने के बाद फिर एक्सरसाइज करें। सब कुछ होने लगेगा आप पे। 95% का तो एश्योरेंस है कि आप वीडियो देखने के बाद 95% तक क्वेश्चन खुद ब खुद कर लोगे। 5% क्वेश्चन में दिमाग लगता है, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो आपको आने लगेगा। तो आज हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि में अपनमक की क्या भूमिका है। फेन प्लवन विधि मतलब फोर्थ फ्लोटेशन मेथड जो होता है ना, आयस्क के सांद्रण की विधि है, उसमें हम लोग डिप्रेसेंट का यूज़ करते हैं। उसकी क्या ज़रूरत होती है, देखो इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। मैंने जिंक की मेटलर्जी आपको बताई थी कि लेड की मेटलर्जी में आपको बताया था कि लेड का जो एक अयस्क है उसका नाम है पीबीएस, जिसको हम बोलते हैं गैलेना। ये हमारा मुख्य अयस्क है और इस अयस्क में अशुद्धि रहती है ZnS की, और भी अशुद्धि हैं, ठीक है, और भी अशुद्धियां हैं। तो अब हम इस अयस्क को क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। आपको पता है कि अयस्क को गैंग से अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। चूंकि ये अयस्क सल्फाइड है इसलिए हमने बिना सोचे समझे कह दिया कि सल्फाइड अयस्क है, इसलिए फटाफट हम इसमें कौन सी विधि लगा देंगे, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड लगा देंगे, फेन प्लवन विधि लगा देंगे और फेन प्लवन विधि लगाने के बाद हम सल्फाइड अयस्क को झाग में प्राप्त कर लेंगे। अब बताओ सल्फाइड अयस्क में पीबीएस है, ये तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ ZnS भी आ जाएगा। भाई हम तो ZnS तो अशुद्धि है ना, हम तो चाहते थे ये अलग हो जाए। केवल हमारे झाग में क्या आना चाहिए, लेड सल्फाइड आना चाहिए, जिंक सल्फाइड नहीं आना चाहिए। इसलिए हम इसमें फेन प्लवन विधि में जो मिलाते हैं उसके साथ में एक पदार्थ और मिलाने वाले हैं, जिसका नाम है सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड क्या करता है, जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। देखो ZnS जो होता है ना उसके साथ रिएक्शन हो जाती है किसकी, सोडियम साइनाइड की। 4 मोल्स ऑफ NaCN की रिएक्शन हो जाती है और रिएक्शन के बाद हमको मिल जाता है Na2ZnCN4 प्लस Na2S। ये एक इक्वेशन बन जाती है। मतलब जितना भी जिंक सल्फाइड है वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट बनाएगा और ये पदार्थ जल में घुलनशील है। मतलब मुख्य सल्फाइड अयस्क तो तेल के साथ भीगकर ऊपर चला जाएगा, जो अशुद्धि थी दूसरे सल्फाइड अयस्क की वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके जल में ही रह जाएगी, नीचे ही रह जाएगी। इसलिए सोडियम साइनाइड ने किसका काम किया, अपनमक का काम किया, और इसीलिए हम अपनमक की जो भूमिका है इससे स्पष्ट कर सकते हैं। कहोगे हम सर इसको लिखेंगे कैसे, समझ में तो आ गया। तो आप क्या लिखोगे, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक सल्फाइड अयस्क में दूसरे सल्फाइड अयस्क की अशुद्धियां भी मौजूद रहती हैं। जैसे लेड का मुख्य अयस्क गैलेना है जिसमें जिंक सल्फाइड की अशुद्धि पाई जाती है। यदि हम फेन प्लवन विधि लगाते हैं तो लेड सल्फाइड के साथ साथ जिंक सल्फाइड भी झाग में ऊपर की तरफ आ जाता है। हम केवल लेड सल्फाइड को ही प्राप्त करना चाहते हैं, जिंक सल्फाइड की अशुद्धि को अलग करना चाहते हैं। इसलिए फेन प्लवन विधि के दौरान हम इसमें एक केमिकल मिला देते हैं जिसका नाम होता है सोडियम साइनाइड। ये जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, समीकरण लिख देंगे, और यह कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील होता है जिसकी वजह से यह कॉम्प्लेक्स झाग में न जाकर के नीचे रह जाता है।
इसलिए हम सोडियम साइनाइड को बोलते हैं अपनमक, और अपनमक का कार्य होता है मुख्य सल्फाइड अयस्क को झाग में ऊपर रखना और सेकेंडरी या द्वितीयक सल्फाइड अयस्क के साथ रिएक्शन करके उसको नीचे की तरफ रखना कि वो झाग में ना जा पाए, और इस तरह से हमारा अयस्क सांद्रित हो जाता है, और यही है वो अपनमक की भूमिका जो आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा। अपचयन द्वारा ऑक्साइड अयस्कों की अपेक्षा पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण कठिन क्यों है? क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको 3 बार और पढ़ लीजिए। आप पढ़ते रहोगे, आप जब तक क्वेश्चन को इक्वेशन में नहीं बदलोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं। देखो ये कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जो ऑक्साइड है उसका जो अपचयन है वो आसानी से हो रहा है, उससे तांबे का निष्कर्षण आसानी से हो रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो Cu2O है उसके साथ अगर हम अपचयन की प्रक्रिया करा दें तो बड़ी जल्दी से कॉपर मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। ठीक है, ये आसानी से हो रहा है, इसका मतलब इसके लिए डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? चूंकि Cu2O के लिए डेल्टा एफ जी 0 का मान कम धनात्मक है, CO के डेल्टा एफ G0 की तुलना में। ये लिखना पड़ेगा आपको। अब ये चीज क्या लिखी हुई है इसको आप ऐसा समझो, देखो इसमें बोल रहा है कि जो ऑक्साइड है उसका जो अपचयन है वो आसानी से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉपर का जो ऑक्साइड है Cu2O, अगर हम उसका अपचयन कर दें तो ये बड़े आसानी से हो जाता है, मतलब कॉपर बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ये बोला जा रहा है कि ये आसान है, आसान है मतलब रिएक्शन फीजिबल है। इसका मतलब हमें ये अनुमान लगा लिया कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये हमने प्रेडिक्शन लगा लिया। अब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसको हम लिखेंगे कैसे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे? तो हम लिखेंगे चूंकि Cu2O के लिए डेल्टा एफ G0 का मान कम ऋणात्मक होता है CO के लिए डेल्टा एफ G0 की तुलना में। इसलिए ऑक्साइडों के अपचयन की प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी बराबर नेगेटिव आता है। अतः ऑक्साइडों का अपचयन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, आप पहले तो इसको लिख लीजिए, सेंस समझिएगा आपको क्या बताने जा रहे हैं। जैसे ये रिएक्शन है, हमने कहा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अब बताओ रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान कैसे निकलेगा?
डेल्टा जी का मान कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का डेल्टा जी घटा दो, मतलब डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ये समेशन, मतलब जितने भी हैं प्रोडक्ट सबको जोड़ लो, सारे प्रोडक्ट्स का जोड़ माइनस सारे रिएक्टेंट का जोड़, इसको सॉल्व कर दो तो जो नेट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन के लिए डेल्टा जी। अब बताओ प्रोडक्ट किसका है, प्रोडक्ट में कॉपर भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। कॉपर स्टैंडर्ड स्टेट में है, मानक अवस्था में है, इसलिए कॉपर का तो डेल्टा जी 0 होता है, ले दे करके प्रोडक्ट के नाम पर केवल और केवल क्या है, CO। तो देखो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा जी 0 ऑफ CO माइनस डेल्टा जी 0 ऑफ रिएक्टेंट में देखो दो चीजें हैं, Cu2 है और C है। कार्बन मानक अवस्था है इसलिए इसका तो गिव्स एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, मानक अवस्था में गिव्स वैल्यू 0 होता है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर रिएक्टेंट में केवल और केवल क्या बचा हुआ है, Cu2O, तो यहां पर क्या लिखेंगे, Cu2O। अब आप देखो आपसे कहा जा रहा है इन दोनों का जो वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू घटेगी तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। भाई नेगेटिव आएगा तभी तो रिएक्शन पॉसिबल है। अब ये जो आंसर नेगेटिव आएगा उसके लिए खुद सोचो, ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेस नेगेटिव है, मतलब देखो नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है। थोड़ी देर के लिए सोचो, इसकी वैल्यू है -10 और इसकी वैल्यू है -8, लेस नेगेटिव है। तो आप बताओ -10 माइनस -8 तो कितना हो जाएगा, -10 + 8 दैट इज टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। और नेगेटिव वैल्यू होने का मतलब है रिएक्शन क्या हो गई, पॉसिबल। तो यही चीज लिखी हुई है कि जो Cu2O है उसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी का मान होता है वो ऋणात्मक तो है मगर कम ऋणात्मक है। किसकी तुलना में कम ऋणात्मक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में कम ऋणात्मक है। इसलिए जो नेट रिएक्शन के लिए डेल्टा जी प्राप्त होता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। अभी देखो निकाल के दिखाया है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। और अगर हम यहां पर Cu2S ले लेते और फिर कार्बन के साथ रिएक्शन कराते तो हमको क्या मिल जाता, Cu2S मिल जाता। आपसे कहा जा रहा है कि जो पायराइट है उसका आप चयन पॉसिबल नहीं है या कठिनाई से हो रहा है, तो कहने का मतलब इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वैल्यू कब निकलेगा, जब हम क्या बोलेंगे कि जो Cu2S है, देखो यहां पर Cu2O नहीं है, यहां पर क्या है, Cu2S है। Cu2S के लिए डेल्टा जी 0 का मान कम ऋणात्मक की जगह क्या रखेंगे, अधिक ऋणात्मक होता है। अधिक ऋणात्मक होता है किसकी तुलना में, CS2 की तुलना में, सॉरी यहां लिखना चाहिए CS2 की तुलना में। और जिसकी वजह से जो रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है, पाइराइटों, ये क्या है, जिसकी वजह से जो पाइराइट की जो अपचयन प्रक्रिया है उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या प्राप्त होता है, धनात्मक आता है। अतः पाइराइटों का अपचयन आसानी से नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। अब आप इसको इक्वेशन में समझ लो। देखो ये हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट लगाओगे, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कॉपर है उसका तो 0 होता है, ले दे करके यहां पर अभिकारक उत्पाद में कौन सा बचा, CS2, और रिएक्टेंट में क्या बचा, Cu2S। अब देखो इसको पढ़ो, आपसे बोला जा रहा है Cu2S के लिए अधिक ऋणात्मक है, मतलब इसकी वैल्यू हम मान ले रहे हैं कि 15 है, माइनस में अधिक ऋणात्मक है। और CS2 की तुलना में इसकी मान ले रहे हैं कि -12 है। तो आप बताओ -12 किसकी है, CS2 की, और Cu2S की अधिक ऋणात्मक है, तो इसकी मान लिया -15 है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -12 + 15, फाइनली सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, +3 आएगा। तो बताओ ये वैल्यू कैसी आ रही है, धनात्मक आ रही है ना, और धनात्मक आ रही है मतलब रिएक्शन ये आसानी से पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन फीजिबल नहीं है, इसलिए पाइराइटों का अपचयन नहीं हो पाता है। अगर हम कार्बन की जगह दूसरा अपचायक ले लें, थोड़ी देर के लिए मान लो हमने यहां पर H2 ले लिया, तो हमको क्या मिलेगा, H2S मिलेगा।
भाई पायराइट है, इसका अपचयन नहीं हो रहा है, चाहे कार्बन लो तो भी नहीं हो रहा था, और हाइड्रोजन ले रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, इसके लिए मतलब इसके लिए भी डेल्टा जी का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसको पॉजिटिव को हम कैसे पॉजिटिव दिखाएंगे, उसके लिए ये कंटेंट लिखना पड़ेगा कि Cu2s के लिए डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक होता है किसकी तुलना में, अब यहाँ CH2 नहीं लिखेंगे, किसकी तुलना में लिखेंगे, H2s की तुलना में, किसकी तुलना में, H2s की तुलना में। और इस इक्वेशन को लिख करके समझाना नहीं है, केवल आपको अपनी भाषा में केवल यही लिखना है, डेल्टा जी का मान धनात्मक आता है जिसकी वजह से आसानी से अपचयन नहीं हो पाता है। मगर समझने के दृष्टिकोण से आपको ये चीज अगर समझ में आएगी तो आपको तब इसका मतलब बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखिएगा, किताब में इसका आंसर भी लिखा हुआ है। मैं अपना ये जो आंसर है, अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं टेलीग्राम पे इसका आंसर लिख के दे दूंगा आपको, तो आपको आंसर लिखना आ जाएगा। आप एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आपको जितनी चीज़ समझाने की थी वो मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर नहीं आती है तो फिर मैं इसका आंसर लिख के दे दूंगा, आंसर पढ़ने के बाद फिर समझिएगा तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखो तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कॉपर के विद्युत अपघटन में एनोड पंख के रूप में क्या रहता है। आप बताओ, कॉपर का आपने विद्युत अपघटन किया था तो आपने क्या किया था, अशुद्ध कॉपर का क्या बनाया था, ये क्या था, अशुद्ध कॉपर, अशुद्ध कॉपर का क्या बनाया था, एनोड बनाया था। और जो ऋण प्लेट ली थी ये किसकी थी, शुद्ध कॉपर की थी, शुद्ध कॉपर की थी। ये क्या थी, कैथोड। अब होता क्या है, एनोड पर प्रोसेस कौन सा होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसका होता है, जो धातु सक्रिय होती है। तो कॉपर धातु ने इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन त्यागे और विलयन में आ गई, किस रूप में आ गई, Cu2+। और उसके बाद कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया हुई, अपचयन की। और यही जो Cu2+ आयन थे ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल गए, कॉपर धातु में, और कॉपर हमारी इकट्ठी हो गई। मगर जो कॉपर अशुद्ध था इसमें कॉपर तो आ गया, मगर जो अशुद्धियां थी वो नीचे बैठ गई। इनको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनोड पंख या एनोड मड कहते हैं। तो ये जो एनोड मड है ये बेसिकली कम सक्रिय धातु है। आप सभी को पता है, देखो कॉपर एक कैसी मेटल है, कम सक्रियशील धातु है। आपको पता है इसके सिक्के बनते थे, तांबे के सिक्के बनते थे। तो आप बताओ सिक्के और किस चीज़ के बनते थे, तो आप कहोगे चांदी के बनते थे, सोने के बनते थे। तो डेफिनेटली जो कॉपर मेटल है उसमें जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो सिल्वर की रहती हैं, गोल्ड की रहती हैं, और वही अशुद्धियाँ नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। तो आपसे पूछा गया है कॉपर के विद्युत अपघटन में एनोड पंख में उपस्थित सामान्य तत्व कौन से होते हैं। तो सामान्य तत्व वो होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील कौन से हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये सभी कॉपर में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ हैं, बहुत कम मात्रा में रहती हैं, और भी अशुद्धियाँ रहती हैं, बट मुख्य रूप से ये अशुद्धियाँ इसमें मौजूद होती हैं जो एनोड मड के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, इनको आप करिए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए ये 3 क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन, इनको और देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जिंक ब्लेंड से जिंक की निष्कर्षण में होने वाली समीकरण को लिखो। देखो जिंक की मेटलर्जी आपने पढ़ी है, पूरी मेटलर्जी नहीं लिखनी है, ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, आपको केवल समीकरण लिखना है। आपको पता है, देखो जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला होता है ZnS। आप सबसे पहले इसका करते हो भर्जन। भर्जन का मतलब है इसको ऑक्सीजन के साथ आप गर्म करते हो। इक्वेशन देखो आपने याद करी थी, तो आपको क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड और प्लस 2 मोल्स ऑफ SO2 गैस। मतलब जो सल्फाइड गैस है, अभी अभी हमने सीखा भी है कि सल्फाइड गैस का हम सीधा अपचयन नहीं कर सकते हैं। हम पहले सल्फाइड को किस में बदल देंगे, ऑक्साइड में बदल देंगे, और फिर जो ऑक्साइड आता है वो ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिटॉर्ट में गर्म करते हैं 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पर, तो हमको मिलता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यहाँ पर हम तापमान लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लेते हैं, और जो जिंक है उसका गलनांक 900 के आसपास होता है। देखो एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं, लगभग लिख रहा हूँ। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप 900 ले लेते। देखो 900 पर रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ कार्बन से अपचयन कराना है ना, तो कार्बन को अपचयन कराना है, इसलिए टेम्परेचर लेना पड़ रहा है 1400। वो अलग बात है कि जो भी जिंक मिल रहा है वो सीधा वाष्प अवस्था में मिलेगा, क्योंकि इसका तो क्वथनांक ही होता है कितना, 900 डिग्री के आसपास।
इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेचर 1400-1408 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लेते हैं। समीकरण लिखना है और 2 लाइन की भाषा लिख देनी है। ये हमारा कंटेंट है। ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के धातु कर्म में सिलिका की भूमिका समझाइए। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो, और एक और क्वेश्चन इसी को बना करके पूछते हैं कि जो कॉपर मैट होता है उसको सिलिका की परत चढ़े हुए परिवर्तक में क्यों रखते हैं। आप याद करो कि सबसे पहले आपने कॉपर के अयस्क लिया था, फिर उसका आपने फेन प्लवन विधि से सांद्रण किया था, फिर उसका भर्जन किया था, उसके बाद फिर प्रगलन किया था, और प्रगलन के बाद आपको मिला था मैट। मैट में क्या क्या चीज़ थी, एक तो था Cu2s और दूसरा क्या था FeS, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब ये जो Cu2s और जो FeS होता है इसको हम क्या करते हैं, बेसेमर परिवर्तक में रखते हैं। जो Cu2s और जो FeS का जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कॉपर मैट बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर मैट। इस कॉपर मैट को हम किस में रखते हैं, बेसेमर परिवर्तक। बेसेमरीकरण याद करिए प्रक्रिया, बेसेमर परिवर्तक में रखते हैं, जिसमें अस्तर किसका लगा होता है, सिलिका का। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, सिलिका का अस्तर क्यों लगाते हैं, तो आप आंसर दोगे कि जो बेसेमर की प्रक्रिया में हम कॉपर मैट में वायु प्रवाहित करते हैं, तो जो वायु होती है वो ऑक्सीजन जो होती है वो इसके साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, और रिएक्शन करके क्या बनाती है, FeO बनाती है और 2 मोल्स ऑफ SO2 बन जाता है। तो ये जो FeO है ये अगलनीय अशुद्धि है, और जो सिलिका होती है ये इसी FeO के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, FeSiO3 बना लेती है, स्लैग बना लेती है। इसको क्या बोलते हैं, स्लैग, या इसको बोलते हैं धातुमल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉपर के धातु कर्म में सिलिका की भूमिका क्या है, तो आप बोलोगे कॉपर के धातु कर्म में अगलनीय अशुद्धि किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की, और जो सिलिका होती है वह गालक का काम करती है, और सिलिका आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि के साथ अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है, जो धातुमल के तौर पर ऊपर तैरता रहता है, छान गालक कर देते हैं। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एडिशनल चीज़ बतानी पड़ेगी। आप लिखोगे कि कॉपर के अयस्क का जब हम प्रगलन करते हैं, ठीक है, कॉपर के भर्जित अयस्क का जब हम प्रगलन करते हैं तो हमें कॉपर मैट प्राप्त होता है, जो कि Cu2s और FeS का मिश्रण होता है। इस मिश्रण को जब हम बेसेमर परिवर्तक में डालते हैं तो उस बेसेमर परिवर्तक में सिलिका का अस्तर लगा होता है। इस बेसेमर परिवर्तक में कॉपर मैट को डालने के उपरांत जब हम तेजी से वायु प्रवाहित करते हैं तो वो FeS को FeO में ऑक्सीकृत कर देती है, और ये जो FeO है जो कि एक क्षारीय प्रवृत्ति का अशुद्धि है, वो सिलिका के साथ रिएक्शन कर लेती है और FeSiO3 बना लेती है, स्लैग बना लेती है, आयरन सिलिकेट बना लेती है। इसलिए हम सिलिका के अस्तर लगे हुए परिवर्तक में इसको रखते हैं। थोड़ी सी भाषा को ही लिखना है, मुख्य तौर पर आपको समीकरण को इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकल शोधन की विधि समझाइए। आपको याद होगा, देखो निकल शोधन करते हैं मॉन्ड विधि से, याद होगा मॉन्ड विधि से कैसे करते हैं। आप याद करिए कि हमने पहले निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लगभग 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया था। तो निकल ने एक वाष्पशील यौगिक बनाया था जिसका नाम था टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और फिर ये जो निकल टेट्रा कार्बोनाइल था इसको हमने क्या किया था, लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फिर से गर्म कर दिया था। तो निकल धातु अलग हो गई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो गई थी। तो आप ऐसा समझो, हमारे पास अशुद्ध निकल है, मतलब निकल तो है ही, उसमें अशुद्धियाँ भी हैं। तो उसके संपर्क में हम कौन सी गैस लाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। गर्म कितना करेंगे, 60-80 डिग्री पर। तो हम देखेंगे कि जितना शुद्ध निकल है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, अशुद्धियाँ वहीं रह जाएंगी। अब उस वाष्प को इकट्ठा करो और फिर वाष्प को फिर कितना गर्म कर दो, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये जो पदार्थ है वो अपघटित हो जाएगा, निकल धातु आपको अलग मिल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वापस मिलेगी, उसको फिर से रीयूज कर लो। तो इस तरह से आप थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से बार बार निकल का शोधन करते रह सकते हो, और इस विधि को बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस, जो हम समझा चुके हैं वीडियोज़ में। तो वो आपको यहाँ लिखना है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिलिका युक्त बॉक्साइड। आप बताओ, बॉक्साइड अयस्क में अगर सिलिका की अशुद्धि रहती है तो सिलिका को एल्यूमिना से अलग करने के लिए हम कौन सी विधि लगाते हैं, सरपेक विधि लगाते हैं। याद आ रहा होगा आपको, सरपेक विधि में हम लोगों ने क्या करना है कि जो Al2O3 है, जो एल्यूमिना है, उसको हम कार्बन के साथ और नाइट्रोजन की धारा के साथ लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रवाहित करते हैं, तो हमको मिलता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलता है, याद होगा। और जो सिलिका है SiO2 है, वो कार्बन के साथ रिएक्शन कर लेती है इसी तापमान पर और वाष्पशील सिलिकन में बदल जाती है। सिलिका बदल जाती है सिलिकन में, ये वाष्पशील है, निकल जाती है,
और उसके बाद जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपको मिला है, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ समीकरण, जो हमारा एल्यूमिनियम नाइट्राइड है वो जल के साथ रिएक्शन करता है और हमको मिल जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, छान कर अलग कर लेते हैं, अमोनिया गैस अलग हो जाती है और इस अवक्षेप को सुखा करके धोकर सुखा लेते हैं और फिर उसका निस्तापन करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको मिल जाता है निर्जल एल्यूमिना। ये 1 2 3 4 चारों समीकरण को मिलाकर के क्या बोलते हैं, सरपेक विधि। क्या बोलते हैं, सरपेक विधि। और इसका वर्णन आपको पिछले टॉपिकों में कराया जा चुका है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। लगभग 14 क्वेश्चन मैंने करा दिए, और भी क्वेश्चन है, उनमें से जो बच गए क्वेश्चन है उनमें से 90% आप कर लोगे। 10% क्वेश्चन जो एलिंगम आरेख पर आधारित हैं उन क्वेश्चनों में अभी आप ट्रैप हो सकते हो। तो आपको मैं अभी इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। मैं अब नया चैप्टर लूँगा, नया चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। तो रीज़न क्या है कि लगातार एक ही एक चीज़ पढ़ने से थोड़ा सा क्या है कि विरक्तता आ जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप नए टॉपिक में जा कर के थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करो, ठीक है। जो हमारा एलिंगम वक्र है वो संडे के टाइम पे, मतलब जो अपकमिंग संडे है, उस डेट पर मैं एलिंगम वक्र को एक फ्रेश वीडियो डाल करके वक्र को समझाऊंगा, आरेख को समझाऊंगा और उस पर आधारित लगातार क्वेश्चन करके आपको लगभग 1 घंटे का वीडियो मैं दूंगा। तो वो टॉपिक आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। वैसे जितनी चीज़ें इस चैप्टर में बताने की थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने आपको बताई है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाया करिए, लाइक कमेंट थोड़ा करते रहा करिए, मोटिवेशन मिलता है। और बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, नोट्स बनाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इस चैप्टर का मुझे लगता है कि अब आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।